पेरेंटिंग इज वी आर शेयरिंग एवरीथिंग। हमारे बच्चे ने क्या किया, हमारे बच्चा कहाँ गया, क्या खाया। एक छोटा सा बच्चा आजकल, आई आई फाइंड इट वेरी डिस्टर्बिंग। मेरे पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है, दोनों 1 साल का भी नहीं है, उसके पेरेंट्स उसकी रील बना बना के डाल रहे हैं कि अरे आज ये बच्चे ने देखो, मतलब द चाइल्ड इज इन एवरी फॉर्म। कभी उसको कपड़े भी वहीं पहना रहे हैं, रील्स पे पहना रहे हैं, उसकी डायपर भी रील्स पे चेंज कर रहे हैं। मैं सबने सुना होगा मिड लाइफ क्राइसिस बहुत आ रहा है। मिड लाइफ क्राइसिस का क्या मतलब है, क्यों आ रहा है? मिड लाइफ क्राइसिस है कि हमने सबने अपने बच्चों को एक जैसा बनाने के चक्कर में उनको इंजीनियरिंग करा दिया, उनको एमबीए करा दिया, उनको एक आईटी की जॉब दिला दी, उनको हाई पेइंग जॉब दिला दिया, पैसा अच्छा आ रहा है, गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, अब क्या? बताता हूँ आपको। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जिनके घर में ना या तो सिगरेट या अल्कोहल काफी ज्यादा कंज्यूम होता था और सामने कंज्यूम होता है। देखिए कई जगह कई तरीके से कंज्यूम होता है, राइट। कई पेरेंट्स जो है सामने नहीं करते हैं, दे इंश्योर, कई सामने। मैंने ये चीज नोटिस करी, इसमें भी दो बिहेवियर है। जो आप मैरिज या रिलेशनशिप कमिटमेंट्स के लिए बोल रहे हैं, वहां पे भी ट्रू है। या तो ये बहुत सिगरेट पियेंगे या दारू पियेंगे, या फिर ये बिल्कुल। हेलो, और पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड है कि कैसे एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बने। बट ये मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है, यानी कि वो इन्फ्लुएंस जो हम बच्चों पे डालते हैं। अब आप लोग कहोगे कि भाई यहाँ पे शादी हुई नहीं है, कोई हाँ ना नहीं बोल रहा है, और तुम कह रहे हो बच्चों पे। अगर एक सामान्य इंसान है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो कभी ना कभी या तो बच्चे रहे होंगे या अभी आसपास बच्चे हैं। इस एपिसोड को सुन के आपको पता चलेगा कि कैसे आपका बिहेवियर उनकी पर्सनैलिटी शेप करता है, इंटर्न वर्ल्ड डेस्टिनी डिफाइन करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसे शेप अप हुई है। ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मोना गुजराल, एंड मैं उनके बारे में आपको बताऊं। सो शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, पेरेंटिंग कोच एंड ऑथर एंड एन एनएलपी इंस्ट्रक्टर। और मुझे अब कंफर्म हो गया कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तो मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so much. Thank you for the lovely introduction and राइट, thank you. ट्राई कर रहे, वी हैड अ टेक्निकल डिफिकल्टी। तो मैं आपसे एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ पूछना चाहूँगा मैम, कि आजकल सोशल मीडिया पे जो सबसे कॉमन थीम जो दिखती है शर्मा जी का बेटा और बेटी, विच इज बेसिकली अ कंपैरिजन ऑफ योर चाइल्ड टू समवन एल्सेस, या कोई अपने अपने ही उसमें, चाहे छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन, जो भी। तो हाउ डज दिस इम्पैक्ट समवन्स पर्सनैलिटी? Right. So ये शर्मा जी का बेटा तो मैं भी बहुत यूज करती हूँ। आई मेक रील्स एंड बिकॉज इट कनेक्ट्स विद एवरीबडी, सो आई यूज दिस अलॉट। बहुत बार होता है, बहुत बार होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, और हम में से हर एक ने ये चीज झेली है। जब एक हम बड़े हो रहे थे, हमने सबने ये झेला है कि हमें हमारे पेरेंट्स ने कहा उसके नंबर देखे कितने आए थे, तुम्हारे देख लो कितने आए हैं। सब ने ये चीज झेली है, तो एवरीबडी कैन कनेक्ट विद दैट, राइट। और सबसे बुरा होता है जब हम पेरेंट्स अपने बच्चे को उनके भाई बहन के साथ कंपेयर करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? जब मतलब मैं एक साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वांट टू टेल द पेरेंट्स दैट आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हो जब आप एक भाई को दूसरे भाई के अगेंस्ट, या एक भाई को बहन के अगेंस्ट अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उन दोनों को एक अलग अलग टीम में बांट रहे हो, राइट। आपने उसको अलग टीम कर दिया, उसको अलग टीम कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए, जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई बहन है, भाई भाई है या बहन बहन है, वो सब एक टीम होनी चाहिए। कि अगर एक कहीं गिर रहा है तो दूसरे को उसको उठाना चाहिए। छोटा भाई है, बड़ा भाई है, कहीं पर भी उसको कहीं पे पढ़ाई में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो दूसरा उसका सहारा बनेगा, उसको सपोर्ट करेगा। बट जब आप अपने बच्चों को एक दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, आप उन दोनों को अलग अलग टीम में बांट रहे हो। तो फिर उन दोनों में आएगा, अरे उसने ऐसे किया, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। अरे उसने ये काम किया, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम मम्मी पापा के नजरों में अच्छे बनना है। सो दिस इज व्हाट हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। एक बहुत ही सटल, बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे ये हम गेम खेल रहे हैं उनके साथ। और वहां पर फिर आगे जाके वो जब बच्चा बड़ा होगा, जिसको ऐसे कंपैरिजन वाले माहौल में रहा है, तो वो आगे जाके भी सबके साथ कंपैरिजन करेगा, और उसकी किसी के साथ एक वो पक्की बॉन्डिंग, एक पक्का रिश्ता नहीं बनेगा, क्योंकि उसके मन में वो कंपैरिजन हर समय घूम रहा है, जो एज ए छोटा चाइल्ड उसके साथ हुआ था। और कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए? कि आपने देखा है कि जो हमारा हाथ है, हमारे हाथ में ये सारी उंगलियां अलग अलग हैं। थंब का अलग है, शेप साइज अलग है, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, सबका शेप साइज अलग है। और जो हमारा थंब है,
इसी की वजह से हमारी सिविलाइजेशन इतनी बहुत ज़्यादा एडवांस हुई है, क्योंकि हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं। अगर ये थंब भी आप सोचिए इस फिंगर की तरह लंबा होता, हम इसको ना अपनी चीज़ों को पकड़ सकते, तो हमारी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस नहीं होती। सो हर एक चीज़ की अपनी अपनी ज़रूरत है, अपनी अपनी खूबसूरती है। सो जो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के भी कोई ना कोई यूनिकनेस ज़रूर है। सो एज अ पेरेंट हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों की जो यूनिकनेस है उसको ढूंढें। उनको कंपेयर करने की जगह, उनको सबको एक मार पीट के एक जैसा बनाने की जगह, हम उनकी यूनिकनेस को ढूंढें और उस यूनिकनेस को होन करें, उसको पनपने दें। उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पे उनकी वो यूनिकनेस पनपे, और वो बच्चा फिर आगे जाके जब एक बच्चा उसी फील्ड में जो उसको अच्छी लगती है, जो उसकी एक्चुअल में नेचुरल एबिलिटी है, जब वो बच्चा उस फील्ड में आगे बढ़ेगा तो जो सक्सेस उसको मिलेगा, दैट इज नथिंग। और हम चाहते क्या है एज अ पेरेंट, व्हाट डू यू वांट? यू वांट कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो, जो भी काम कर रहा है उसमें सक्सेसफुल हो, उसमें पैसा कमाए और वो खुश रहे। ये 3 चीजें हैं जो हर पेरेंट चाहता है अपने बच्चों के लिए। सो अगर आप उसको वो करने दे रहे हैं कि जो आपका बच्चा करना चाहता है, उसमें वो सक्सेसफुल तो होगा ही होगा, क्योंकि उस पूरे मन से कर रहा है। और आजकल हमारी सोसाइटी में सबने सुना होगा मिड लाइफ क्राइसिस बहुत आ रहा है। मिड लाइफ क्राइसिस का क्या मतलब है, क्यों आ रहा है? मिड लाइफ क्राइसिस है कि हमने सबने अपने बच्चों को एक जैसा बनाने के चक्कर में उनको इंजीनियरिंग करा दिया, उनको एमबीए करा दिया, उनको एक आईटी की जॉब दिला दी, उनको हाई पेइंग जॉब दिला दिया, पैसा अच्छा आ रहा है, गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, अब क्या? वो खुशी कहाँ से ला के दोगे आप? खुशी कहाँ से लाओगे बच्चे के लिए? मिड लाइफ क्राइसिस इसलिए आ रहा है, सबके पास सब कुछ है मगर वो अंदर मन में खुशी नहीं है, वो सुकून नहीं है, जो हम सब कहीं ना कहीं ढूंढना चाहते हैं। हम लोग एज अडल्ट हम लोग ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें जब वो छोटे थे हमें ये नहीं बताया कि बेटा तुम्हारी खुशी आईटी करने में या फिर एमबीए करने में नहीं है, तुम्हारी खुशी तो वहां पर खेलने में थी, क्रिकेट खेलने में थी, या तो फिर तुम्हारी खुशी वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में थी। अगर आपका बच्चा उसी फील्ड में आगे बढ़ता तो शायद आज उसका म्यूजिक में बहुत बड़ा नाम होता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें अपने बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म गोल क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल क्या चाहिए, और फिर उसके लिए हम कैसे उसको वहां तक पहुंचने के लिए तैयार कर सकते हैं। और जहां तक बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं ये कहने के लिए कि अगर हम अपने बच्चों को खेल कूद में कर देंगे या फिर गाना बजाने में भेज देंगे अपने बच्चों को, तो पैसे कहाँ से आएंगे? ये आपकी एज अ पेरेंट, बिकॉज हमारे जिस टाइम में हम बड़े हुए एज अ पेरेंट्स, हमने देखा है कि इन चीज़ों में पैसा नहीं था, मगर आज दुनिया बहुत बदल गई है। द चाइल्ड, इफ द चाइल्ड इज गुड इन एनीथिंग, दे कैन अर्न मनी इन एनीथिंग दैट दे वांट। सो जस्ट गिव देम दैट प्लेटफॉर्म, उनको पनपने दो, उनको टाइम दो अपने हुनर को निखारने के लिए, एंड स्टॉप कंपेयरिंग देम। हर बच्चा एक जैसा नहीं बनने वाला। बन भी जाएंगे तो 3 इडियट्स का डायलॉग था ना कि मैं इंजीनियर बन भी जाऊंगा मगर फिर भी वो जो फरहान, नहीं कौन बोलता है, 3 इडियट का डायलॉग, जो फरहान था कैरेक्टर, फरहान फरहान वाला जो फोटोग्राफर है ना, वो बोलता है कि अगर मैं इंजीनियर बन भी जाऊंगा तो इतना बुरा इंजीनियर बनूंगा कि उसका कोई फायदा नहीं है, तो मुझे फोटोग्राफर बनने दो। सो यू वांट सक्सेस फॉर योर चाइल्ड, राइट? सो जस्ट लेट देम, उनको अपने जो भी वो करना चाहते हैं आप उनका टैलेंट को पहचानिए, उनके हुनर को पहचानिए और उसको पनपने का मौका दीजिए, उनको पूरी रिसोर्सेस दीजिए, एंड देन यू विल सी दैट योर चाइल्ड विल एक्चुअली ब्लूम इनटू सम, एंड विल बी सक्सेसफुल। सक्सेस मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, सब मिलेगा उसको, राइट? सो इसलिए कंपैरिजन इज नॉट ओके फ्रॉम माय साइड। दैट पैशन मैम, उस मूवी का एक और डायलॉग था, अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा तब भी नहीं मानते थे, अब्बा आज भी नहीं मानते। और एक हाँ, आपने वही हाँ, वही वाला डायलॉग आपने है, एक बहुत सेम अच्छी बात कैरेक्टर। बोली कि हम सब हाँ, ना हम सब हम्म, राइट राइट हम सब ना कहीं अपने अडल्टहुड में अपने बचपन की खुशी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे खुशी क्या है उसका फ्रेमवर्क तो बचपन में सेटअप हो चुका है। तो इसी बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे जो एक 7 साल तक की उम्र है उस टाइम पे, जैसे कोई बच्चा है हमारे पास एज एन अडल्ट जो हम उससे बोलते हैं, वो किस तरीके से उसके पास जिंदगी के हर मोमेंट रहती है। हम इफ समवन गोज राइट, वी डोंट नो, वी हैव ग्रोन, वी बिकम 30 40 व्हाटएवर, वी गो वन डे, बट हम लोगों की वो ओपिनियन, वो आवाजें उन बच्चों के साथ हमेशा इनर वॉइसेस बन के रहेंगी। हम्म। हाउ डज दैट इनर वॉइस, आवर ओपिनियंस टू दोज किड्स, हमारी बातें उनको इम्पैक्ट?
ये अब ना समझाने का, और एक तो पहले थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कैसे जो सारे अडल्ट्स हैं वो जो बच्चे के आसपास रहते हैं उनका ओपिनियन बच्चे पे क्या इम्पैक्ट करता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं एंड वो आके कहते हैं कि हमारा बच्चा खराब है, अब हमारे बच्चे को ठीक कर दो। बच्चे को ठीक करना, समझना पड़ेगा कि बच्चा खराब कहाँ से हुआ। क्योंकि जब आपको मिला था तो आपको खराब बच्चा नहीं मिला था, राइट? व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न वो बच्चा खराब नहीं था। भगवान सब बच्चों को एकदम मासूम सा प्यारा सा बना के भेजता है, खराब किसी को नहीं भेजता। तो वो खराब हुआ, किसी रीजन से हुआ, हमें वो रीजन ढूंढना है। जब तक हमें किसी भी चीज का, अब आप यही कह लीजिए, प्रॉबेबली इट इज साइंटिफिक बेंड ऑफ माई माइंड, कि मैं हर चीज का रीजन ढूंढती हूँ कि ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका रीजन पीछे क्या है, राइट? तो हमें रीजन ढूंढना है। और ये मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ ये समझने के लिए कि बच्चा और जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है वो क्या उसका है। वी ऑल द, जितना हमारा घर है, हमारे जिस घर में हम रहते हैं, हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, मतलब माता पिता हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या फिर केयर टेकर्स हैं, भाई बहन हैं, ये सब एक एनवायरनमेंट बन जाता है। और जो बच्चा है वो एक आइडेंटिटी है बीच में। वो आइडेंटिटी उसके हमारी हर चीज़ पर, हमारे ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। अब आप ये लीजिए कि एक गुलाब का फूल है, एक गमले में खिला हुआ है, तो जो गुलाब का फूल है वो बच्चा है, और जो उसके पत्ते हैं, जो उसके स्टेम्स हैं, उसका तना है, जो गमला है, उसके अंदर की जो मिट्टी है, हवा पानी है, वो सब एनवायरनमेंट है। वो हम सब पेरेंट्स है, और जो गुलाब का फूल है वो बच्चा है। तो अगर आप चाहते हो कि वो गुलाब का फूल बहुत सुंदर सा खिले, हेल्दी हो, बहुत ब्यूटीफुल लगे, तो आपको उसकी हवा पानी, उसका खाद जो आप डाल रहे हो, वो सब बहुत अच्छे से उसके केयर करनी चाहिए, राइट? तभी उसके ऊपर, वो फूल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अगर वो सब खराब है, फूल भी खराब निकलेगा, फूल अच्छा नहीं निकलेगा। सेम वे, अगर बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, बच्चे के आसपास जो अडल्ट्स हैं, वो जैसा बिहेव कर रहे हो आप, बच्चे के ऊपर वही असर पड़ेगा। अगर आप उस बच्चे को सारा टाइम खड़े होके, एक एक्सपेरिमेंट भी है एक साइंस का, कि उन्होंने 2 पौधे लिए थे, और एक पौधे को वो बड़ा बहुत द साइंटिस्ट्स ने किया था, आई थिंक जर्मनी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। दे टुक 2 प्लांट्स एंड दोनों पौधों के ऊपर, एक पौधे को वो जाके बहुत प्यार से कि अरे यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो गुड, आई लव यू, वो उसको बहुत अच्छे से प्यारे से वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स बोलते थे। और दूसरे पौधे पे वो जाके सारे नेगेटिव वर्ड्स बोलते थे कि तुम बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम खराब हो, तुम्हारी फूल अच्छे नहीं है, तुम्हारे पत्ते अच्छे नहीं है। एंड देन दे सॉ, दिस वाज एन रियल एक्सपेरिमेंट, एंड देन दे सॉ कि जिसको पॉजिटिव बातें बोलते थे, वो पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा था, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, उसके पत्ते, फूल पत्ते बहुत अच्छे आ रहे थे। और जिस पे नेगेटिव बोलते थे, उसके सारे फूल पत्ते बहुत मुरझाए हुए से थे, बहुत पतले पतले से, अच्छे नहीं थे, हेल्दी नहीं थे इन अ वे। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स कि अगर फूल पत्तों पे एक हमारी बातचीत का इतना असर पड़ता है, तो आप सोचिए एक जिंदा जो इंसान है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर आप जो बोल रहे हैं, आपके वर्ड्स का कितना असर पड़ता है। क्योंकि जो हमारे वर्ड्स है, वर्ड्स में बहुत एनर्जी होती है, सिर्फ वर्ड्स नहीं है। अब साइंटिफिकली भी जाए, जो हमारी आवाज़ है, आवाज़ इज एनर्जी, वी आर सेंडिंग एनर्जी वेव्स, साउंड वेव्स। इसमें एनर्जी है, आप जो एनर्जी भेजेंगे बच्चे को, वो बच्चा वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सारा दिन एक बच्चे को कह रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे से पूछो, मैं आई विल टेल यू हाउ टू डू समथिंग, वो बच्चा जब बड़ा होगा, सबकॉन्शियसली आप साथ उस बच्चे के दिमाग में डाल रहे हो कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमसे कोई काम नहीं होने वाला। वो बच्चा जब बड़ा होगा, बाहर जाएगा, उसको कोई डिसीजन लेना होगा, वो 4 बार सोचेगा कि ये मैं करूँ या ना करूँ। वो फिर घर जाके पूछेगा कि शायद वो फिर बच्चे करते नहीं है, काम नहीं करते हैं। एंड देन पेरेंट्स कम एंड टेल मी कि हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत कम है, आप इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दो हमारे बच्चे का। मैं एक दिन में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं जब आपने इतने साल लगा दिए, 10-12 साल लगा दिए उसका कॉन्फिडेंस जीरो करने में। दिस इज द रूट कॉज ऑफ व्हाई द चिल्ड्रन हैव लो कॉन्फिडेंस इन टुडेज वर्ल्ड। दिस इज हाउ द एनवायरनमेंट, हम जो भी हम आसपास के लोग हैं, हम कैसे बात करते हैं, कैसे बच्चे के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, उसके आसपास क्या बात कर रहे हैं, उसके साथ क्या बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि 0 to 7 years एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा एज ग्रुप है जब बच्चे के सारे संस्कार बनते हैं, उसकी पर्सनालिटी बनती है, उसकी एटीट्यूड बनता है। आप जैसा उस बच्चे को बनाना चाहते हैं, अगर हम वो 7 साल ध्यान दे लें,
बहुत ज़्यादा, कि हमें क्या बच्चे को बोलना है, कैसे करना है, तो when that child will grow, the child will have a very different personality. So this is what, you know, ये environment है, this is basically just me and environment. जैसा मेरा environment होगा वैसा मैं बनूंगा. So जैसा मेरे आसपास के बड़े मुझे बोलेंगे वैसा वो बच्चा बनेगा. So हमें अगर बच्चों को सुधारना है तो हमें सबसे पहले वो environment को ठीक करना है, फिर वो बच्चा ठीक होगा. So this is probably, you know, how what I would like to answer, कि this is a very important phase, और बहुत important है कि सिर्फ बच्चा खराब नहीं है. क्यों खराब हुआ? क्योंकि उसका environment भी कहीं ना कहीं खराब था. So हम environment को पहले ठीक करेंगे, फिर बच्चा ठीक होगा. वाओ, हाँ, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स मैम यहाँ पे. बच्चों को सुधारना है तो कहीं ना कहीं पहले खुद सुधरना पड़ेगा. और पहले तो ये है, मेरा बहुत मजाक उड़ाया जा सकता है, बीइंग अ नॉन पेरेंट व्हेन यू से दीस थिंग्स, लोग बोलेंगे पहले आपके खुद के बच्चे हो जाए फिर ये ज्ञान देना. बट यू नो दीज स्टडीज एंड यू नो ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स, आई रियली लव कि कैसे कई चीज़ें किन्हीं चीज़ों को शेप करती है. मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ. सो आई डू सोलो ट्रैवल्स एंड दिस इज लॉन्ग बैक. तो आई मेट अ लेडी और हम डिस्कस कर रहे थे, और मैं उनको उससे पहले एक रिप्रेस बिहेवियर के बारे में बता रहा था कि व्हाट इज रिप्रेस बिहेवियर. बहुत टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो शैडो साइड ऑफ काल्यू, मैं उसमें नहीं जाता, बहुत कॉमन वर्ड यूज करता हूँ. रिप्रेस बिहेवियर, जो फीलिंग्स, जो बिहेवियर जो हम खुद को अपने अंदर दबा देते हैं. फॉर आवर लिसनर्स, दैट इज मोर और लेस द शैडो साइड जो काल्यू बोलते हैं. तो मैंने उनको बताया कैसे बचपन में जिन चीज़ों के लिए आपको टोका जाता है, डांटा जाता है, उस चीज़ को वो कहीं जाती नहीं है, वो है आपके अंदर, वो बस वो दबा दी गई है. और कैसे ये आपके अडल्टहुड में आपकी पर्सनैलिटी शेप करते हैं. एंड वो 2 मिनट के लिए वो एकदम चुप हो गई, और आई थॉट क्या हुआ. एंड शी सेड कि अरुण, यू नो दिस आंसर्ड अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ. वो छोटी सी चीज़ है. कहते हैं कि जब भी ना कोई गलत तरीके से खाना खाता है, सपोज जैसे मुंह खोल के खाना खाता है, कुछ भी खाता है, हल्की सी भी आवाज़ आ जाती है तो मुझे बहुत चिढ़ लगती है. आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे चिढ़ क्यों लगती थी. अब मुझे में समझ में आया कि मेरे जो केयर गिवर्स थे वो बहुत पर्टिकुलर थे कि मैं कैसे खाती थी. कि अगर थोड़ा भी खाना इधर उधर गिर जाता था या हल्की भी आवाज़ आती थी, कुछ भी होता था, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी. एंड दैट वाज समथिंग जो वो कहते थे वैसे आई एम अ वेरी कूल कस्टमर, पर जहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ आती है तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं. एंड दिस वाज वेरी आई ओपनर टू. कल ही मैं ओपनहाइमर भी देख के आया हूँ. उसमें एक ओपनहाइमर डायलॉग बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एनर्जी एंड पैराडॉक्स. आई एम अ नर्ड एट हार्ट, प्योर नर्ड एट हार्ट. तो he says कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ एनर्जी एंड पैराडॉक्स. तो एक पैराडॉक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन होता है एज एन अडल्ट, राइट. जिस तरीके से हम ऑपोजिट जेंडर से बात करते हैं, क्या हमें वो कॉन्फिडेंस होता है, या हम किन तरीके के लोगों पे अट्रैक्ट होते हैं, क्या ट्रेड्स हम पे होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती है कि जो हमारे इनिशियल इन एंड अराउंड जो फिगर्स होते हैं उससे शेप होती है. जिसे अगेन ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. बट साधारण शब्दों में आप बताएंगे कि ये कैसे ये चीज़ें भी बचपन से ही डिसाइड होते हुए. सो यू नो आपने ये जो छेड़ा है कि पहले हमें कहीं ना कहीं बच्चों को ही पहले बच्चों को ठीक करने से पहले खुद को ही ठीक करना है. सो मेरी जो बुक है, मेरी बुक का जो नाम है, उसका नाम है इट इज़ अ बुक ऑन पेरेंटिंग, और इसका नाम है रेजिंग अ माइंडफुल पेरेंट. सो हम माइंडफुल बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, हम पहले पेरेंट्स को माइंडफुल बना रहे हैं. पेरेंट्स को पहले, सो दिस इज व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट, कि हाउ पहले हम अपने आप को हमें सिखाया नहीं जाता पेरेंटिंग क्या है. किसी को नहीं सिखाया जाता कि अगर आपका कल को बच्चा पैदा होगा, बच्चा शादी हुई है तो बच्चा पैदा हो जाएगा, राइट. दिस इज व्हाट नॉर्मली कम्स. सो बट अगर आप कुछ सीख रहे हो, मतलब कोई भी आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, आप पहले उसके बारे में पढ़ोगे कि है क्या चीज़. अगर आप बच्चा पैदा करने की सोच रहे हो तो आप करोगे तो सही भाई, कि कैसे उसको करेंगे, बड़ा कैसे करेंगे, क्या करेंगे. हमारी कहीं भी किसी कल्चर में ये नहीं सिखाया जाता. पुराने ज़माने में होता था, येस, इन द वैदिक टाइम इट वाज डन. इट वो गर्भ संस्कार जिसको हम बोलते हैं, गर्भ संस्कार में ये सब आता था, मगर अब नहीं आता, राइट. सो अभी, हाँ, सो अभी तो बस इट इज़, आई एम अ गर्भ संस्कार इंस्ट्रक्टर ऑल्सो, सो दैट इज़ व्हाई तो ये आया. कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी 1-2 एपिसोड लगेंगे आपके पूरा ज्ञान लेने में. राइट. सो यस, सो हमें पहले अपने आप को एक एज अ पेरेंट
बनाना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। इंजीनियरिंग की आप अगर जा रहे हो कहीं काम करने एज एन डॉक्टर, अगर मैं एज अ डॉक्टर इफ आई वर्क, आई स्टडी अबाउट बीइंग अ डॉक्टर। सो इफ आई एम गोइंग टू बी अ पेरेंट, आई शुड नो कि पेरेंटिंग क्या होता है, पेरेंट क्या होना चाहिए, पेरेंट कैसा होना चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ अपने बच्चे को बोलने वाली हूँ तो उसका मेरे बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं अपने बच्चे के ऊपर इफ मैं अपने स्पाउस के साथ, मैं अपने हस्बैंड के साथ रोज तू मैं करके लड़ रही हूँ, इतना लड़ रही हूँ गंदी तरह से, तो उसका इफेक्ट मेरे बच्चों के रिलेशनशिप्स पे क्या होगा, राइट। सो जैसे आपने कहा कि अगर आप इफ अ फादर इज वेरी अब्यूजिव घर पे, अगर एक फादर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं घर पे आके, सब करा रहे हैं, उसका बच्चों बेटा है तो बेटे की मेंटालिटी पे क्या इफेक्ट होगा, अगर बेटी है तो बेटी की मेंटालिटी पे क्या इफेक्ट होगा। सो दिस इज हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द फादर इज, दैट एक्चुअली वो आगे जाके डिफाइन करता है कि बच्चों की जो रिलेशंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आगे जाकर कैसे उनके रिलेशंस बनने वाले हैं। और मोस्टली देखा गया है कि जो बच्चे जिनके बहुत अब्यूज से निकलते हैं, जिनके फैमिली में बहुत ज़्यादा अब्यूज होता है, या तो दो चीज़ें होती हैं जब वो बड़े होते हैं एंड दे हैव टू फॉर्म देयर ओन रिलेशंस। या तो वो रिलेशन से दूर भागेंगे कि भाई बहुत हो गया, हमने शादी वादी देख लिया क्या होता है, हमें शादी नहीं करनी है। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज हैपनिंग दीज डेज। आई हैव मेनी यंग अडल्ट्स जो मेरे पास आ रहे हैं, आई स्टे इन गुड़गांव, तो ऐसे यहाँ पर गुड़गांव वाली जगह में बहुत सारे यंग अडल्ट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, हम शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं, हमारे लिए लिव इन बहुत अच्छा है, हमारे लिए जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग इज वेरी गुड फॉर अस, हम कहीं नहीं जा रहे, हमें शादी वादी के चक्करों में नहीं पड़ना है। सो बहुत सारे लोग हैं, क्यों? बिकॉज उन्होंने पीछे अपना फैमिली देखी है जहाँ पर प्रॉबेबली मदर अब्यूज होती थी, या फिर फादर आके मदर को रोज लड़ाई होती थी घर पे होता था, दे हैव सीन दैट। तो उनको ये सब नेगेटिविटी नहीं चाहिए अब अपनी लाइफ में। या फिर जो सेकेंड इफेक्ट है वो क्या है कि वो भी वैसा बनेंगे, दे विल ऑल्सो हैव, दो तरह के मैंने इंसिडेंट्स बोले थे ना, एक तो भागने वाले होंगे, दूसरे वाले हैं जो शादी करेंगे एंड दे विल रिपीट द सेम साइकिल, वही वापस जाके रिपीट होगा, किस फॉर्म में होगा, किस दूसरे फॉर्म में होगा। सो यही है मतलब हाउ वाई, क्यों हमें एज अ पेरेंट सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, अगर हमने डिसाइड किया है कि हमें बच्चे पैदा करने हैं, सो दैट सोसाइटी में जाके ये प्रॉब्लम्स ना आए। सो दिस इज व्हाट द हाउ हमारा बिहेवियर एक हमारे बच्चों के रिलेशनशिप्स को, फ्यूचर रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है। इंडीड मैम, किस तरीके से बच्चे अपने जो ओरिजिनल केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंटल फिगर्स हैं, उनके बिहेवियर्स कैसे बच्चों को शेप करते हैं। एक बहुत ना प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब मेरे बुद्धि के लोगों के हिसाब से बताता हूँ आपको। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जिनके घर में ना या तो सिगरेट या अल्कोहल काफी ज्यादा कंज्यूम होता था और सामने कंज्यूम होता है, देखिए कई जगह कई तरीके से कंज्यूम होता है, राइट। कई पेरेंट्स जो है सामने नहीं करते हैं, दे इंश्योर कई सामने। मैंने ये चीज नोटिस करी, इसमें भी दो बिहेवियर है। जो आप मैरिज या रिलेशनशिप कमिटमेंट्स के लिए बोल रहे हैं, वहां पे भी ट्रू है। या तो ये बहुत सिगरेट पियेंगे या दारू पियेंगे, या फिर ये बिल्कुल इनको देखते ही उसको एकदम रिपल्सिव है कि नहीं 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 नहीं, एंड दैट डिसाइड्स मेनी थिंग अबाउट देम। यस सो यस यस, बहुत जगह आती है, बहुत जगह आती वेरी है, स्प्रेड आउट। हाँ। सो दिस इज व्हाट ना, पहले हमें खुद को सोचना है कि हमें अगर पेरेंट बनना है तो हम जैसा, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो है हम उनको सारा दिन लेक्चर देते रहेंगे, वो कुछ नहीं सीखेंगे। बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे अपनी आंखों से सीखते हैं, राइट। बच्चों की एक एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी होती है, राइट। अब आपने जैसे ओपनहाइमर का बोला, सो दे सेड कि एवरीथिंग इज एनर्जी। सो यस, एवरीथिंग, आई बिलीव एवरीथिंग इज एनर्जी। बच्चों की एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी होती है, वो वही अट्रैक्ट करते हैं, वो आंखों से और वो अपनी एनर्जी से सीखते हैं हमारे, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब 2 साल आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, वो बच्चे को कैसे पता कि हाँ ये आदमी अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, इसको देख के मैं हंसूं और इस इंसान को देख के मैं रोऊं। बच्चे करते हैं, उनको कोई अभी उनका ब्रेन डेवलप नहीं है, इतना बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट उनको एक एनर्जी महसूस होती है, राइट। सो द सेम वे, सो बच्चे हम अपनी आंखों से सीखते हैं और अपने एनर्जी से सीखते हैं। हम जो उनको सारा दिन बोलते रहेंगे ना ये गलत है, ये सही है, वो उससे नहीं सीखते। दिस इज अ प्योर फैक्ट। यू हैव टू टीच अ चाइल्ड बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय टेलिंग देम। सो अगर वो आपको देख रहे हैं सारा दिन कि आप क्या काम कर रहे हो,
राइट? सारा दिन आप झूठ बोल रहे हो, किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो, किसी से गलत तरह से बात कर रहे हो, सो द चाइल्ड विल लर्न दैट. द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर टेलिंग द चाइल्ड. सो हमें बहुत ही एक अपने आपको जैसा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बने, हमें अपना बिहेवियर वैसे चेंज करना पड़ेगा. मुंह से बोलकर कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर. सो सेम वे फॉर एनीथिंग दैट दे आर डूइंग. Don't tell a kid, show them how it's done. Let's yes. Like most So things. Like you teach them by example. Yeah, you teach them by example, not by telling them. You teach them by example. ये proverb भी है इंग्लिश का. You teach the child by example, not by saying. it's so funny that every proverb, every wise learning is just but a life lesson. Small lesson in succinct words. Wow, क्या pronunciation निकला है. कम शब्दों में सही चीज को आना. तो खैर ये मेरे साथ हो जाता है कभी. Anyway, सो ये प्रोवर्ब्स का भी क्या है ना, प्रोवर्ब्स का भी अगर आप देखिए तो ये सारी हमारी पुराने ज़माने में क्या होता था, लिखा नहीं जाता था पहले, राइटिंग वाइटिंग नहीं होती थी, पेपर नहीं होता था, तो लोग ज़बानी कहते हैं ना, यस, श्रुति और स्मृति, लोग ज़बानी सारा ज्ञान देते थे. तो वो ज्ञान कंडेंस करते करते बहुत बड़ा बड़ा तो नहीं बोल सकते, तो 2-4 शब्दों में उसको कंडेंस करके उसको बोलते थे, राइट? वो हमारी प्रोवर्ब्स बन गई. और वो प्रोवर्ब्स भी अगर आप देखिए हमारी हिंदी में कितनी सारी हैं प्रोवर्ब्स इंडियन कल्चर में, कि जो वो हर एज में, आज की एज में भी हम जो बैठे हैं, बहुत पुराने सालों से चलती आ रही है, बट उनका आज भी मायने है. क्यों है? क्योंकि वो वहां से ओरिजिनेशन उनका वहां से हुआ है. सो दैट इज व्हाट प्रोवर्ब इज. प्रोफाउंड. मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, या मैं जिसे मैं शायद कहता हूँ विक्टोरियन एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें ना वी ऑल आर जस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर बीइंग गुड क्लर्क्स, दैट्स देयर. बट जो एक ओवरऑल लाइफ के लिए जो तैयारी होती थी, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा. कि आपसे बात करके मुझे लगा, जब आपने थंब का एग्जांपल दिया, तो आपने एंथ्रोपोलॉजी भी कहीं ना कहीं स्टडी करी है या आपके सब्जेक्ट में आया है, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी पर्टिकुलर टू एंथ्रोपोलॉजी की थंब कितना इंपॉर्टेंट है. अब इसमें मैम मैं एक हमारी गेस्ट आई थी, वसुधा मदान मैम. शी इज अ सेल्फ डेवलपमेंट कोच एज वेल. तो उनके साथ मैं बात कर रहा था और मैंने उनसे डिस्कस किया, और मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी कि जो मेन लर्निंग्स हैं जो फ्रिंजेस में होते हैं, तो जो खासकर जो ये सिडक्शन कम्युनिटी जो है, उसमें ये लोग एंथ्रोपोलॉजी का बहुत एग्जाम्पल लाते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का. तो एक जो सोशल सिस्टम भी बदल रहा है जिस तरीके से, लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दिस फैक्ट इज राइट और रॉन्ग, आई कैन बी ब्लास्टेड फॉर दैट, बट जैसे दे से इज द वर्ड अंकल precedes the word father in English. I'm not very sure about this, but this is what they so called propagated. तो जैसे मेरा पॉइंट ये है कि जो सोशल सेटअप चेंज हुए हैं, जो एटॉमिक फैमिलीज आई हैं, पहले जो एक तरीके का सेटअप होता था कि अगर सपोज से एवरीबडी कुडंट बी परफेक्ट एज अ पेरेंट, एज अ पर्सन गिवन, तो जो सेटअप था वो ऐसा था कि कोई और कंपनसेट कर लेता था, चाचा चाची दादा दादी. अब वो सोशल सेटअप रहा नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फिर हम अपने पार्टनर्स में भी एक ही इंसान से वो बचपन की सारी चीजें उसी से खींचना चाहते हैं. डू यू थिंक दैट हैपेंस? Yes. So, there is a proverb. Again, I'll come to the proverb. There is a proverb. It takes a village to raise a child. ठीक है, यही जो आपने बोला, it takes a village to raise a child. बच्चा और ये बहुत पुरानी proverb है, कोई आजकल की नहीं है. So, ये पुराना सेम प्रोफाउंड पुराना ज्ञान है कि हमें बहुत सारे लोग चाहिए. और पहले भी क्या होता था, जब हम थोड़ा सा आज से 50 साल पहले के करीब जाएं, सो आई थिंक ये मैंने अपनी बुक में भी शायद मेंशन किया हुआ है. सो अगर हम अपने तब गांव होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे, वहां पर बच्चे होते थे, वो सांझे बच्चे होते थे सबके. आई एम अ पंजाबी, सो आई विल से कि वो बच्चे सबके सांझे होते थे पूरे. गांव के वो बच्चे एक जैसे होते थे. वो कहीं भी किसी के घर जाके खाना खाते थे, जहां से जो कोई बच्चा रो रहा है तो किसी ने आस पड़ोस वाले ने देखा, अच्छा क्या हुआ तेरे को, ये अच्छा चलो आजा मैं बताता हूँ, ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो. सो ये नहीं होता था कि एक फादर या एक मदर के ऊपर वो बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट्स वेरी वेरी अनफेयर कि अगर आप सोचें कि एक फादर या मदर के ऊपर बच्चे की हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसको खाना खिलाना है, उसको एजुकेशन करना है, उसको केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब पढ़ाना है, उसको लाइफ साइंसेस भी सिखानी है, लाइफ स्किल्स भी सिखाने हैं.
बहुत प्रेशर है पेरेंट्स के ऊपर, सोशली कैसे एक्सेप्टेबल होना है, पैसे भी कमा के लाना है, बहुत प्रेशर है पेरेंट्स के ऊपर, एंड इट्स वेरी अनफेयर। सो कि हम एक ही आदमी से एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे वो सारे रोल्स पूरा करे। सो तभी कहीं ना कहीं जाके ये जो डिस्कनेक्ट आ रहा है, जो आज की पहले के जो बच्चे होते थे वो बहुत ही कहते हैं ना रजे हुए बच्चे होते थे। आई एम नॉट गेटिंग उसका क्या नाम आएगा हिंदी या फिर इंग्लिश में, वर्ड क्या मैंने आएगा। कोई सुना हुआ वर्ड, आई गेट द सेंस ऑफ इट, बट मेरे पास भी हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड नहीं है इसके लिए। रचे हुए मतलब बहुत ही संभले हुए, एक कहते हैं ना सॉर्टेड सॉर्टेड, या सॉर्टेड सॉर्टेड इज द वर्ड। तो बड़े सॉर्टेड से बच्चे होते थे क्योंकि उनको पता था कि हाँ हमें हमारी हर जरूरत पूरी हो रही है। सो देर आर सो मेनी चाचे ताए मामे सब इधर उधर हैं, चाची वगैरह, किसी से जो हमें चाहिए, somebody कोई अच्छे से बात कर सकता है वो आपको वो सिखा रहा है, किसी को कोई अच्छी लाइफ स्किल आ रही है वो आपको वो सिखा रहा है, कोई आपको कुछ कोई और एजुकेशन दे रहा है। सो दे वर ऑल वेरी सॉर्टेड इन सो मेनी वेज। नाउ द चाइल्ड इज वेरी सैडली वी हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, और आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली की जगह भी सिंगल पेरेंटिंग हो गया है। सो दैट वन सिंगल पेरेंट, वो एक सिंगल पेरेंट बेचारा क्या क्या करेगा, और वो सिंगल पेरेंट को बाहर जाके पैसे भी कमाने हैं। तो फिर आपकी जो पेरेंटिंग है वो एक हेल्प हाउस हेल्प के भरोसे जा रही है। तो बच्चे में कहाँ से संस्कार आएंगे, बच्चे में वो हाउस हेल्प के संस्कार आएंगे। सो आई मीन इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, इट इज राइट, मगर आप एज अ पेरेंट आप अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए, मेक अ सपोर्ट सिस्टम। सो मैं आई हैव बीन, मेरा थोड़ा कभी आज से कुछ साल पहले मैं मेरा थोड़े लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तब मैंने रियलाइज किया कि मेरे बच्चों को सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, कि इफ़ आई एम नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, अगर मैं उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकती, तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसको वो रीच आउट करें जब उनको ज़रूरत हो। और ये जब मैंने शुरू शुरू में बोला तो मेरे आसपास के लोग कहते थे कि ये क्या है, यू आर द मदर, तुम आओ तुम्हें करना चाहिए सब कुछ। बट अपनी ईगो साइड पे रख के कि ठीक है मैं माँ हूँ, मैं माँ रहूंगी, हमेशा रहूंगी, बट जब तक मेरे बच्चों को अगर जरूरत है और वो टाइम निकल गया, वो कहीं गलत जगह से उसने वो जरूरत पूरी कर ली, तो फिर क्या होगा, राइट? तो ये होना चाहिए, बिकॉज द चाइल्ड विल, उसको कोई चीज चाहिए तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे। और आजकल की हमारी इंटरनेट की दुनिया में तो वो कहीं से भी किसी भी गलत चीज से जरूरत पूरी कर लेंगे, आपको नहीं पता कहाँ से होगा, कहाँ से क्या आएगा। एग्जैक्टली सो इसलिए बेटर है कि आप मार्क करके रखिए कि हाँ मेरी ये एक फ्रेंड है बेटा, अगर तुम्हें कभी किसी की जरूरत हो, आप इस आंटी के पास चले जाओ, या आप अपनी नानी को फोन कर लो, या आप इनको फोन कर लो। कहीं ना कहीं आप कहीं से आपको अगर कोई जरूरत है, व्हेन ममा इज नॉट अवेलेबल, आप वहां पर अपनी एनर्जी ले सकते हो। बहुत ज़रूरत है कि अगर ठीक है हम हमें एज अ सिंगल पेरेंट, एज अ न्यूक्लियर फैमिली, हमें सब काम रोल पूरे करने हैं, मगर आप अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए। आप अपने आसपास वो विलेज बनाइए जहां पर आपका बच्चा जा सके जब उस बच्चे को जरूरत हो, ताकि वो इंटरनेट की दुनिया में जाके ना फंसे, किसी बहुत कुछ है वहां पर जाकर बच्चा ना फंसे और वहां से अपनी जो इनपुट है वो ना ले। इट्स बेटर कि आप अपना सपोर्ट सिस्टम मार्क करके रखिए और बच्चे को पता हो कि हाँ मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं अपनी ज़रूरतें यहाँ से पूरी करा सकता हूँ। सो यू नो दैट इज व्हाट द होल, हाउ वी कैन सॉल्व। ये पेरेंटिंग हम ये तो नहीं सॉल्व कर सकते कि न्यूक्लियर फैमिली को फिर से ज्वाइंट कर दें या फिर सिंगल पेरेंटिंग को फिर से कर दें, बट दिस इज आई थिंक व्हाट आई फील इज द सोल्यूशन, दैट वी शुड हैव अ सपोर्ट सिस्टम मार्क्ड आउट, कहाँ से बच्चों को सपोर्ट कहाँ से मिल सके। वेरी वेरी प्रोफाउंड एंड वेरी प्रैक्टिकल। इसी पॉडकास्ट पे कुछ एपिसोड पहले सौरभ मुखर्जी सर हैं, एक ऑथर हैं, हम्म उन्होंने हम्म इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सीरियल किलर्स के ऊपर बुक लिखी हम्म है, साइको शंकर नाम था, हम्म सदर्न इंडिया में है। या आई नो तो उनकी उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, और मैं उनसे ये डिस्कस कर रहा था कि क्या चीजें, व्हाट मेक्स अ साइकी, राइट? तो उसमें वो बता रहे थे कि कैसे, बिकॉज ही हैड डन अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर राइटिंग दैट बुक, और उन्होंने कई साइकोथेरेपिस्ट से, कई साइकोलॉजिस्ट से और काफी लोगों से बात करी। तो उन्होंने बोला कि कई लोगों ने बताया कि जो ये सीरियल किलर्स हैं, जो दे इंडल्ज इन रेप्स एज वेल, दैट्स अ वेरी हार्श रियलिटी। इन्होंने खुद बोला है कि किस तरीके से पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स और जो एक्सप्लिसिट चीजें हैं, उससे उससे इनका जो एक तरीके का जो बढ़ावा मिला है, उसका इम्पैक्ट था। एंड ही वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि कैसे ओटीटी में बिल्कुल इट्स फ्री फ्लोइंग इंफॉर्मेशन विदाउट एनी it's स्टॉपेज it's देयर। very it's very I mean I don't think we need it as a society,
हमें नहीं चाहिए अभी ये सब सोसाइटी पे। किस लेवल पे we don't need चाहिए? we don't understand how to handle it, right? जैसे again Oppenheimer, the nerd is coming back, जैसे हाँ, उसमें वो बोलता हाँ, है कि we don't know how to handle this power. या वही है ना, सुपरमैन का एक डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट इज लाइक दैट, इतना पावर अप, स्पाइडरमैन का, हाँ स्पाइडरमैन का, सॉरी, स्पाइडरमैन का है कि दैट विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। What a या coincidence, क्योंकि उसमें भी स्पाइडरमैन को पीटर पार्कर को उसके अंकल ही एग्जांपल देता है. यस, So we हाँ, were talking यस। about uncles there. अंकल, अब वो आपने बोला अंकल का, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट, दैट अंकल और फादर वाला, Yeah, I आई am एम also नॉट not वेरी very श्योर, sure of it. आई एम मैंने नॉट वेरी मैंने श्योर ऑफ दैट। मैंने सुना है इस बारे में. I am also not very sure कि वो सही है हम्म, गलत है. That is what हम्म, something I've heard. कई सर्कल्स में ऐसे हाँ, बोलते हुए सुना हाँ, है. हाँ, मैंने But मैंने I नहीं think सुना, मुझे नहीं पता। yeah. तो आई थिंक जो वो एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट हो सकता है, इट्स फ्री इंटरनेट, कोई कुछ भी बोल सकता हम्म, है, वो तो अलग बात है. इट्स नॉट हम्म, कंफर्म फ्रॉम हम्म, माय साइड आल्सो, इट्स नॉट कंफर्म, बट हम्म, इट्स लाइक अ फूड फॉर द ब्रेन की, मतलब यू थिंक अबाउट दैट कि कैसे एज अ सोसाइटी हम होल चीजों को सेटअप करते हैं. एंड हाँ, आई राइट, एम नॉट वेरी श्योर कि कोई वर्ड कैसे किसी चीज को प्रीडेट कर सकता है. सो दैट इज समथिंग आल्सो आई कैन नॉट हम्म, अंडरस्टैंड, बट खैर. या, हम्म, ये तो सारी बातें होगी मैम. अब आते हैं हम मेरे हिसाब से लाइफ के सेकंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो है टीनेज, हम्म, जो अगेन हमारे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को शेप करता है. हम्म, अ, जैसे हम्म, फोमो आजकल बहुत चल रहा है हर हम्म, चीज में. और आई थिंक हम्म, वो एज एन एडल्ट हम मैं भी काफी फोमो मिस करता हूँ, हम्म, मतलब फोमो मिस हम्म, करता हूँ, वाओ. मुझे भी काफी फोमो होता है. हम्म, तो हम्म, हाउ डू यू थिंक कि एक एडोलेसेंस का पीरियड शेप अप करता है इन सारी मतलब हमारी अडल्ट इंटरेक्शंस को, अगर मैं बोलूँ. अडल्ट इंटरेक्शंस को। सो बेसिकली टीनेज है क्या? टीनेज इज व्हाट आई से, टीनेज इज द फर्स्ट फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द चाइल्ड और द ह्यूमन बीइंग फाइट्स। दैट इज द फर्स्ट फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है? क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, 13 ईयर्स तक आ गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब उनको वो छोटा छोटा नहीं चाहिए कि, मतलब अब उनकी खुद की इच्छाएं होती हैं कि अच्छा मैं ये करूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं इधर ये खेल के देखूं, मैं थोड़ी देर अपने अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना के पढ़ाई करूं। सो ये दिस इज द फर्स्ट फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस दैट एनी इंडिविजुअल हैज। उस टाइम पर अगर आप उसको दबा दोगे एज अ पेरेंट, ठीक है, कि जो मैं कह रही हूँ वही करना है, मेरे इससे ये कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सो आप वो बच्चे को सारी उम्र के लिए एक वो इंट्रोवर्ट सा बना दोगे, और उसके अंदर इच्छाएं तो रहेंगी, हमेशा से रहेंगी, और वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने बोला कि वो सारी इच्छाएं अंदर रहती हैं और कहीं ना कहीं जाके शैडो सेल्फ जो होती है हमारी, सो दो इच्छाएं तो रहेंगी, वो अंदर रहेंगी, कभी ना कभी फिर कहाँ जाकर निकलेंगी हमें नहीं पता, कैसे जाके निकलेंगी, किसके ऊपर जाके फटेंगी, अपने पार्टनर के ऊपर जाके फटेंगी, ये कैसे हमें नहीं पता, राइट? सो एज अ पेरेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ठीक है, दिस इज व्हाट द टीनेज रिप्रेजेंट्स, और हमें उनको धीरे 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 हमें उनको फ्रीडम देना चाहिए, एज अप्रोप्रिएटली। 13 साल का बच्चा है तो उसको थोड़ा सा फ्रीडम दो, 14-15 साल का हो गया उसको थोड़ा और फ्रीडम दो, ठीक है? सो हमें धीरे धीरे हर स्टेज पर उसको वो फ्रीडम उसके साथ देना चाहिए। देन द जो टीनेज का हमारा एज है, वो दैट विल बी अ हेल्दी एज, एंड नॉट कि जो ऐसे हो रहा है बच्चे मुंह पे दरवाजा बंद कर रहे हैं पेरेंट्स के और सारा दिन अपने कमरे के अंदर बंद करके बैठे हैं। सो वो फिर वो फेज नहीं आएगा। क्यों? अगर आप इट इज अ गिव एंड टेक। तो अगर आप उनको थोड़ा फ्रीडम दे रहे हो, थोड़ी सी उनके ऊपर लगाम कस रहे हो, बच्चों को भी पता है, उनको भी दे नीड गाइडेंस, बट देर इज अ वे ऑफ टॉकिंग टू देम, देर इज अ वे ऑफ टेलिंग देम हाउ टू डू इट। सो अगर हम वो कंस्ट्रेंट करके रख रहे हैं, टीनेज में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बट द ओनली थिंग इज, हम एज अ पेरेंट कहते हैं कि यार मैं पेरेंट हूँ, मेरी सब चलेगी, मेरे घर में रह रहे हो, मेरा कहना मानोगे। जब हम अपनी ईगो को बहुत बड़ा कर लेते हैं अपने बच्चों के सामने, दैट इज द टाइम व्हेन द चाइल्ड विल रिटेलिएट, फिर बच्चा कहेगा मैं भी आपका बच्चा हूं तो मैं भी आपको ये काम करके दिखाता हूँ। सो तब रिबेलियस एटीट्यूड आता है, तो तब आप रिबेल करोगे। हर तरफ देखा गया है, हमारे सिर्फ हमारे बच्चों में नहीं है, आप इंडिपेंडेंस में देख लो, कहीं पर भी देख लो, जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह में रिबेलियन, रिबेलियस क्यों होता है? रिबेलियन तभी होता है जब बहुत ज्यादा दबाया जाता है। जहां पर एक बड़ा अच्छा सा डेमोक्रेटिक सा माहौल है, वहां पर वो नहीं होने वाला, रिबेलियन नहीं आने वाला। सो यू हैव टू लर्न, हमारे सारे सोशल सेटिंग्स हैं, सब है, हमें हर चीज इससे सीखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, आजकल बहुत हो गया है, हम क्रिटिसाइज करते हैं हर चीज को, हमें उससे सीखना चाहिए कि हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं।
So if you have a democratic माहौल in the house, और फोमो है, फोमो इज बेसिकली, मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दिस इज व्हाट फोमो इज। एंड हम किसी चीज को मिस आउट क्यों कर रहे हैं, हम उसको मिस आउट क्यों कर रहे हैं, वही सेम वो मैं पंजाबी वाला वर्ड बोलूंगी, अगर बच्चा रजा हुआ है तो उसको किसी चीज का फोमो नहीं होगा, राइट। इफ अ चाइल्ड इज वेरी सॉर्टेड, वेरी कंटेंट, कि ठीक है, मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे दे देंगे आज, नहीं तो कल दे देंगे यार, ये कोई मूवी आई है, अब नई बारबी की मूवी आई है, सो माई मेरे आई हैव टू डॉटर्स, टीनेजर्स हैं दोनों, एंड उनको बारबी की मूवी देखनी थी। सो फिर आई सेड कि भाई मैं इस हफ्ते तो बहुत बिजी हूँ, इस हफ्ते मैं नहीं दिखा सकती, आई विल शो यू, अगले हफ्ते मैं दिखा दूंगी। उनको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना था, तो मैंने कहा मैं अभी नहीं दिखा सकती, मैं बिजी हूँ, आई विल नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी। अब क्योंकि मेरी ट्यूनिंग बच्चों के साथ ऐसी है, सो उनको पता है कि ठीक है, मम्मा ने अगर बोला है तो वो मम्मा मुझे दिखा देंगी, राइट। सो वी हैव दैट ट्यूनिंग, जो मैं आपको कह रही हूँ, डेमोक्रेटिक माहौल और जो ट्यूनिंग है हमारी है। सो दे वर ओके, उनके फ्रेंड्स ने उनको जाके बोला, अरे हमने तो मूवी देखी, उसमें ऐसा था वैसा था, सो दे सेड कि हाँ हम भी जा रहे हैं, वी विल ऑल्सो गो एंड सी इट, राइट। सो ये नहीं आया कि बच्चे आके मेरे साथ आके लड़ रहे हैं कि नहीं हमारे फ्रेंड्स ने देख लिया, उन्होंने ये बतला ये बोला। सो दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, कि इफ द चाइल्ड इज कंटेंट, और अगर आपने वो एक वो बनाया हुआ है अपने बच्चों के साथ, माहौल बनाया हुआ है, एक डेमोक्रेटिक सा माहौल बनाया, उनको वो फ्रीडम देते हो आप थोड़ा थोड़ा, जैसे डोजेस में उनको फ्रीडम चाहिए तो थोड़े थोड़े डोज में फ्रीडम दो, थोड़े थोड़े डोज में उनको रिस्ट्रेन करो, तो फिर वो ये प्रॉब्लम आती नहीं है कि फोमो आएगा कहीं से, नहीं आती है। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत सारी चीज़ों में होता है, और ये मूवीज और इन सब चीज़ों में ज़्यादा होता है। सो मैंने आपको वही एग्जांपल दिया है, नहीं आता बच्चों में। आई मीन दिस इज, आई डू इट एवरी डे विद माई चिल्ड्रन, दोनों दे आर टीनेजर्स, सो मैं रोज झेलती हूँ। सो आता है, नहीं आता बच्चों में। और बाकी बच्चों के साथ भी, जिनको दोज हु एक्चुअली पेरेंट्स हु फॉलो व्हाट आई टेल देम, कि ऐसे अपने बच्चों के साथ आप करिए, दिस इज हाउ द टीनेज शुड बी हैंडल्ड। सो उन बच्चों में भी देखा गया कि दोज चिल्ड्रन आर आल्सो वेरी सॉर्टेड एंड कंटेंट, सो दे हैव अ लॉजिकल थिंकिंग कि ठीक है, अगर आज नहीं हो रहा है। और फोमो क्या है, मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, फोमो है कि हमें ये चीज चाहिए, तो मतलब चाहिए, राइट। आजकल का जो जमाना है, एक क्लिक पे आपको हर चीज मिल रही है, एक क्लिक पे आप खाना भी मंग ऑर्डर कर रहे हो, एक क्लिक पे आप मूवी भी देख रहे हो, सब कुछ। यस यस। सो अगर हमें अपने बच्चों में एक आदत बहुत इंपॉर्टेंट है डालनी चाहिए, कि थोड़ा पेशेंस की, थोड़ा पेशेंस रखो, तो हर चीज में थोड़ा पेशेंस रखो। आपको आज नहीं तो 2 दिन बाद कोई चीज मिल जाएगी, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। तो अगर इफ यू टीच योर चाइल्ड पेशेंट रिस्ट्रेंट, ऑल्सो दैट ऑल्सो हेल्प्स विद द फोमो काइंड ऑफ अ थिंग, कि वो नहीं होगा कि ठीक है मुझे आज नहीं, ये नहीं कि अभी के अभी मुझे चाहिए, अभी के अभी ये करा दो, अभी के अभी वो करा दो। ये बहुत आता है फोमो के साथ, ये दोनों चीजें आती हैं, देखा गया है। सो वो नहीं होगा इफ द चाइल्ड इज लाइक एक्चुअली सॉर्टेड एंड कंटेंट एंड हैज अ रिस्ट्रेंट, कि हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, हम कर लेंगे उसको उसमें। सो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में आपको हर चीज, अभी तो पेरेंट्स के साथ हैं टीनेजर्स, जो चीज डिमांड करी उसी समय मिल जाएगा, बट लाइफ ऐसी है कि आपको हर चीज उस समय नहीं मिलने वाली। आप जिस समय डिमांड करो, आप कल को जाके आप किसी ऑफिस में जाके काम कर रहे हो, आपने 1 साल बड़े अच्छे से काम किया, नाउ यू एक्सपेक्ट कि अब तो मुझे प्रमोशन मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलेगी। प्रमोशन का क्या है, प्रमोशन बहुत सारे लोग हैं, देर 50 कैंडिडेट्स जो प्रमोशन के लिए बैठे हैं, उसमें से 5 लोग का प्रमोशन होगा, बाकी 45 का तो नहीं होगा ना। तो वो बाकी 45, अगर आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया है कि किसी चीज के लिए वेट करना, रिस्ट्रेंट करना क्या होता है, तो वो 45 के 45 उसी दिन जॉब छोड़कर भागेंगे कि हमें यहाँ काम नहीं करना, हम कहीं और जाएंगे जहाँ पे काम मिलेगा। जो कि आजकल की जेंजी की रियलिटी है, यही हो रहा है उनमें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स चूक गए उनको ये सब थोड़ी सी सिखाने में। सो दिस इज व्हाट आई थिंक द वाओ, फोमो थिंग इज। perfectly defined, perfectly and very practically defined in fact. हम्म। मैं आपसे टाइम अभी देख रहा था मैं, और मैंने मेरे को लग ही रहा था कि मैं जो जो चीजें कवर करना चाहता हूँ होंगी नहीं, बट बिफोर वी लॉग ऑफ फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, आपके हम्म। इंस्टाग्राम पे मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग और नया कॉन्सेप्ट देखा, और बहुत रिलेवेंट कॉन्सेप्ट देखा मैम, आई विल से दैट, हम्म। शेरेंटिंग का। मेरे को ये वर्ड या भी नहीं पता हाँ। था। तो हम्म। आप शेरेंटिंग के बारे में क्या बताएंगी? व्हाट इज शेरेंटिंग एंड दिस इज वेरी रेलेवेंट इन टुडेज एज। Sharenting is, we are sharing everything
हमारे बच्चे ने क्या किया, हमारे बच्चा कहाँ गया, क्या खाया। एक छोटा सा बच्चा आजकल, आई आई फाइंड इट वेरी डिस्टर्बिंग, मेरे पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है, दोनों 1 साल का भी नहीं है, उसके पेरेंट्स उसकी रील बना बना के डाल रहे हैं कि अरे आज ये बच्चे ने देखो, मतलब द चाइल्ड इज इन एवरी फॉर्म, कभी उसको कपड़े भी वहीं पहना रहे हैं, रील्स पे पहना रहे हैं, उसकी डायपर भी रील्स पे चेंज कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है ये देख के कि लोग अपने बच्चों को ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हैं, और आप क्या शेयर कर रहे हो। आप उस एज से शुरू हो जाते हो और अब आप उसके बड़े होते होते वो 4-5 साल का बच्चा गा रहा है या वो कोई भी फनी सी एक्ट कर रहा है और वो उसकी रील बना के डाल रहे हैं। जस्ट why are you sharing, why are you sharing so much? You have to parent the child, you don't have to parent the child। आप अपने आप बच्चे को, so parenting is basically sharing everything about your child on social media is parenting, this is what you know parenting जो मैंने बनाई थी रील, कि आप क्यों कर रहे हैं, why, what is the reason। मतलब you know for some fame, और सब सब लोग इतने फेमस नहीं हो जाते, सब लोग वायरल नहीं होते, मगर फिर भी लोग लगे हुए हैं करने, इस उम्मीद में कि एक दिन वो वायरल हो जाएंगे। बट क्या वो चूक जाते हैं कि देर आर सो मेनी एंटी सोशल एलिमेंट्स ऑन सोशल मीडिया हु आर देयर, जो आपके इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने वाले हैं। और इसका एक तो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो तो फ़ायदा उठाएंगे उठाएंगे। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो अपने आप को ऐसी हालत में देखेगा कि उसकी जो रील्स है वायरल हो गई हैं, और जो चीज़ आपको पता है एक बार इंटरनेट पे जाएगी कभी वापस नहीं आ सकती, उसका फुटप्रिंट रहेगा ही रहेगा। सो वो बच्चा जब बड़ा होगा उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होने वाला है, दैट यू नो मेरे को लोग ऐसे देखते थे, मेरे पेरेंट्स मुझ मेरे साथ ऐसे करते थे। और आप अब अब जो आपका 4-5 साल का बच्चा है, आप उसको क्या एजुकेशन दे रहे हैं कि आप कैमरे के सामने खड़े होकर अगर आप ऐसे बोलोगे वायरल हो जाओगे, तो बस वही चाहिए, पढ़ाई लिखाई करो या ना करो। सो यू नो वेयर इज द वैल्यू सिस्टम जो हम, मतलब ये सिर्फ एक, ये शेयरिंग एक वर्ड है, और एक रील में इतना टाइम नहीं मिलता बोलने के लिए, मगर देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दैट कि व्हाट इज द वैल्यू सिस्टम आल्सो दैट यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड। सो यू नो वी एज पेरेंट्स शुड बी केयरफुल, और हमें पेरेंट बन के रहना चाहिए, शेयरिंग के लिए हमें नहीं आगे बढ़ना चाहिए। सो या बात है मैम। आज मतलब बात करके मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे इन एंड अराउंड होती हैं, राइट? हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि ये चीजें हो क्यों नहीं। कभी कभी खुद से नहीं समझ में आता कि भाई ये क्या हो रहा है। हम्म आज ही मैं बीच बीच में इंस्टाग्राम पे ना कुछ भी अपने मन की लिख के डालता रहता हूँ। आई फील इट्स अ हम्म वेरी गुड आउटलेट। तो हम्म मैं आज लिखने के डालने की सोच रहा था कि इफ यू पीप इन योर ओन डार्कनेस, यू विल गेट द लाइट टू डैजल द वर्ल्ड। तो जब आप अपनी डार्कनेस में देखते हैं, तो हम्म आपको वो दुनिया की ना सारी चीजों का आंसर मिलना स्टार्ट हो जाता है। अपने ही इसेंट्रिक बिहेवियर्स देख लो, क्वेश्चन देम, डोंट एज्यूम कि आप परफेक्ट, आप एज इन मैं परफेक्ट हूँ या कोई हम्म और एक एज एन हम्म इंडिविजुअल हम्म परफेक्ट है। हम्म और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी और काफी जवाब मिल जाएंगे। और यही मेरे इस प्लेटफॉर्म को एंडेवर भी है कि हम्म ऐसी ही मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस रिगार्डिंग इश्यूज जो आनी चाहिए, जो जैसे आप 15 साल हम्म पहले आपने ये सब किया है, हम्म और आज हम्म मतलब ये सारी चीजें वो हम सभी को अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि इन चीजों को हम ऐसी conversation, right, right। So वही, we are a mirror, we are a mirror of the what we see outside, we are the mirrors। हमें जो सामने दिख रहा है वो हमारा मिरर है, हमें दिखा रहा है कि हम क्या हैं। और हमारे अंदर जो चल रहा है हमें खुद ही नहीं पता, हमारे अंदर जब तक हम अंदर झांकेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो मिरर हमारे सामने क्यों आया था। सो मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं जो हमें, अगर आपको अपने बच्चों का कोई डिफिकल्ट बिहेवियर लग रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उसको ठीक करने से पहले एक बार अपने अंदर झांक के देखिए कि वो मुझे क्या सिखाना चाहता है। यू नो दिस इज द चिल्ड्रन कम टू आवर लाइफ बिकॉज दे हैव टू टीच अस समथिंग। हम ऐसे ही नहीं कोई भी कनेक्शन बन जाता हमारा, वी चूज आवर पेरेंट्स। ये हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी का आई थिंक हम किसी और किसी दिन लेंगे टॉपिक, बिकॉज हाउ वी चूज, हाउ द सोल चूजेस द कनेक्शंस। सो यस। डेफिनेटली मैम। मैं मेरे को ना क्यूरियोसिटी बहुत है, मुझे चीज जानने में बहुत मजा आता है, हम्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हम्म तो साइंस की दुनिया में भी ना दो सब्जेक्ट्स है जहाँ पे छोटी चीजों को समझ के बड़ी चीज समझ में आती है। फिजिक्स में आप ले लीजिए, क्वांटम वर्ल्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यस यस अनएक्सप्लेनेबल, बट सारी चीजें ड्राइव कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी एटॉमिक एनर्जी। आप फ्रॉम नथिंग यू कैन कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू नथिंगनेस।
you know, the atomic bomb is Yeah. something which Yeah. starts from nothing That is और a nice अच्छी line. खासी From nothing, you can convert everything to nothingness. nothing. Very nice. कल मैं Yeah. कल मैं देख रहा था उसको ना, तो मैं सोचा था कितनी इनॉर्मस स्केल है चीजों का। और Hmm. दूसरा साइकोलॉजी में ह्यूमन साइकी हो गया। जितना मुझे पता है, जो न्यूरो साइंस है उसने ब्रेन की मैपिंग कर ली, तभी एआई में न्यूरल साइंसेस है। Hmm. बट व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्शियसनेस इन साइकी, दैट इज स्टिल नॉट No, डिफाइंड। नो that is वन कैन। nobody can define it. Nobody can define that, because that is actually the more inner thing, and that is actually not mappable. अगर आप देखो, वो एनर्जी है, वो एनर्जी है। ये सब फिजिकल है, मैटर है, ये मैटर है, और वो है, एनर्जी है। सो मैटर को तो आप फिर भी किसी ना किसी तरह कर ही लोगे मशीन्स बना के। एनर्जी को कैसे मैप करोगे जो अंदर आपके जा रही है? सो दैट इज, यस, I'm a very mystery. very gratifying conversation in this podcast, and I hope so कि ये this conversation proves of some value to anyone out there, and it can give them a Definitely.